सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसका प्रभाव भारत पर कितना ज़्यादा पड़ता है और किस स्तर पर पड़ता है। मैं उस जजमेंट की बात करने जा रहा हूँ जिस जजमेंट के आधार पर दिल्ली के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के ऊपर बेनामी ट्रांजैक्शन का केस लगा था और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस केस को ही क्वैश कर दिया था। चूँकि उनको पकड़ लिया गया था कि उन्होंने तमाम तरह के ट्रांजैक्शन किए हैं और प्रॉपर्टी बेनामी खरीदी है। बेनामी प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं 1988 में राजीव गांधी की सरकार के टाइम पर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पास हुआ था। बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि जब प्रॉपर्टी आप अपने नाम से नहीं खरीदते और किसी अन्य के नाम से नंबर 2 के पैसे से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर्टियाँ कोई भी व्यक्ति अपने ही नाम से खरीदता जाएगा तो फिर उसके ऊपर टैक्स की बड़ी लायबिलिटी बन जाती है, उसको नंबर 1 का पैसा दिखाना पड़ता है। तो वो क्या करता है कि कोई दूसरे नाम से प्रॉपर्टियाँ खरीदता है। जब दूसरे नाम से प्रॉपर्टियाँ खरीदता है और उनका इस्तेमाल करता है, उन प्रॉपर्टी को बेच लेता है, उनसे कैश लेकर फिर से प्रॉपर्टियाँ खरीदता है और ऐसे एक साम्राज्य स्थापित करता जाता है। वो प्रॉपर्टियाँ जब वो बेच लेता है और कैश उसके पास आता है तो उस कैश का वो राजनीतिक इस्तेमाल करता है या दूसरे तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। ये बेनामी ट्रांजैक्शन कहा जाता है। बेनामी ट्रांजैक्शन में अपवाद भी है और अपवादों में ये कहा गया कि अगर कोई अपने ब्लड रिलेटिव के नाम से या जो शादी से उसके संबंध बने यानी कि पत्नी के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो वो अलाउड है। यानी कि वो पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदे, अपने भाई के नाम से, अपनी माँ के नाम से, अपने पिता के नाम से, तो वो बेनामी ट्रांजैक्शंस में नहीं आता, बशर्ते उसको आपने अपने ट्रांजैक्शंस में दिखाया हो, मतलब उसका सोर्स ऑफ इनकम आपने बताया हो। अब बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट बन तो गया था लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में आया नहीं। मोदी जी जब सरकार में बैठे तो 2015 में पहली बार उन्होंने उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया। 1988 में जब ये कानून बना था तो उस समय राजीव गांधी ने दुनिया भर को ईमानदारी के नाम से वो 10 रुपये पहुँचते हैं, 100 रुपये में से 1 रुपया पहुँचता है, 10% पहुँचता है, ये सब भाषणबाजी की थी और उन्होंने कहा था कि हम इसको रोकने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पास कर रहे हैं, यानी कि कोई भी किसी दूसरे नाम से प्रॉपर्टियां नहीं खरीद सकता, क्योंकि नंबर 2 का पैसा तब से लेकर आज तक और हर युग में प्रॉपर्टियों में ही लगाया जाता रहा। अब हर समय पर जो कोई भी सरकार बैठी हो, नंबर 2 का पैसा बनता है तो फिर वो प्रॉपर्टी खरीदने में लगाता है और प्रॉपर्टी में जो पैसा लगाता है वो फिर उसका ट्रांजैक्शन आगे पीछे करता रहता है। तो यहाँ पर मोदी सरकार जब बैठी तो मोदी जी ने सबसे पहले बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेशन में लाया, फिर उसके बाद उसमें 2016 में मेजर संशोधन किया और मेजर संशोधन में ये किया कि भाई इनको 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा होगी जो भी बेनामी ट्रांजैक्शन से प्रॉपर्टी खरीदेगा। केवल प्रॉपर्टी ही कॉन्फिस्केट नहीं होगी बल्कि खरीदने वाले को या जिसने भी ये बेनामी में जानबूझकर पार्टिसिपेट किया है उनको जेल भी जाना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि जिस डिसीजन की वजह से केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लेकर गई है और ये कहा है कि ये जो आपने 2022 में 23 अगस्त 2022 को एक जजमेंट कर दी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स गणपति डायलकॉम प्राइवेट लिमिटेड, इस जजमेंट को एक बार रिव्यू किया जाए। अब मैं आपको पहले इस केस की पूरी हिस्ट्री बताऊं तो आपको समझ आ जाएगा। एक कोई ए कंपनी है, बहुत लंबी लंबी कंपनियों का नाम है, ए कंपनी है, उसने 9.25 करोड़ रुपए की 9.5 करोड़ की कोई संपत्तियां अलग अलग ट्रांजैक्शन से खरीदी। यानी कि कंपनी ने अपने फंड से 9.5 करोड़ रुपए की, जो उसके डायरेक्टर्स थे या जो उसके प्रमोटर्स थे, उन प्रमोटर्स ने 9.5 करोड़ 9 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च करके तमाम प्रॉपर्टियाँ खरीद ली। ठीक है, ये 2011 का ट्रांजैक्शन था। 2011 में कंपनी स्टैब्लिश हुई, 2011 का ट्रांजैक्शन था। 2012 में कोई दूसरी कंपनी आई, उस कंपनी में ने इस कंपनी को 19.5 लाख 19.25 लाख रुपए में खरीद लिया, 5 रुपये के शेयर के हिसाब से। अब सोचिए क्या है कि इस कंपनी ने, पहली जो ए कंपनी बनी, उसने 19 करोड़ 44 लाख 9 करोड़ 44 लाख रुपए से कुछ संपत्तियां खरीदी। वो संपत्तियां अब कंपनी की ओनरशिप में चली गई। अब दूसरी कंपनी आई, उसने पूरी कंपनी ही खरीद ली और वो कंपनी उसने 19 लाख रुपए में खरीदी। तो आप समझ लीजिए कि 19 लाख रुपए में 10 करोड़ की संपत्तियां भी उसके पास चली गई। इनकम टैक्स में जब रिटर्न भर रहा था तो इनकम टैक्स ने उनको एक नोटिस किया, पहली कंपनी को नोटिस किया और ये कहा कि आप हमें बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत ये बताइए कि ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से या ये प्रॉपर्टी कौन सी है।
तो सामने वाले से उन्होंने शो कॉज नोटिस में सामने वाले ने जवाब दिया कि नहीं नहीं साहब, बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी। ये जो दो व्यक्ति हैं जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, ये दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर बने रहे, मतलब कंपनी तो खरीद ली किसी दूसरी कंपनी ने, उसके 99.9% शेयर खरीद लिए, लेकिन ये जो प्रमोटर थे जिन्होंने ये कंपनी बनाई थी, जिन्होंने इस कंपनी में प्रॉपर्टी खरीदी थी, प्रॉपर्टी खरीद कर कंपनी का हिस्सा बनाया था, वो अभी तक डायरेक्टर बने हुए हैं कंपनी में। लेकिन चूंकि माल दे दिया है उन्होंने, शेयर खरीद लिए दूसरी कंपनी ने, इसलिए वो उसके ओनर हो गए। तो डिसीजन वो लेंगे और ये डायरेक्टर बने बैठे रहेंगे। तो इनकम टैक्स ने इनको नोटिस किया कि भाई ये प्रॉपर्टी इस कंपनी के नाम है, क्यों ना इस कंपनी की प्रॉपर्टी को बेनामी ट्रांजैक्शन कहा जाए। तो उन्होंने कहा साहब ये आरोप गलत है। उन्होंने क्या किया कि इनको शो कॉज नोटिस देने के बाद जब सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला तो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट की में ये खास बात है कि वो प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं, और प्रॉपर्टी को सीज करने के अलावा सामने वाले जो जो इसमें खेल खेल रहा होता है उनको चूंकि 3 से 7 साल की सज़ा भी है, तो उनके खिलाफ मुकदमे हो गए। वो श्रीमान जी कोलकाता हाई कोर्ट चले गए। कोलकाता हाई कोर्ट ने ये कहा, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, मैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की बात बताता हूँ। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि कानून आज अगर बना है तो उसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं हो सकता। उससे पहले अगर वो कुछ गड़बड़ करके आया, क्राइम करके आया, तो उसको अपराध नहीं माना जाता। अब इसमें कोर्ट के सामने गया तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को ध्यान में रखते हुए ये कह दिया गया कि 2016 में चूंकि संशोधन हुआ है, इसलिए 2011 और 2012 के ट्रांजैक्शन में ये कानून ही लागू नहीं होता, ये कानून उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। अब इस कानून में सेक्शन 3 क्लॉज 2, मतलब 2016 के बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में सेक्शन 3 क्लॉज 2, सेक्शन 3 क्लॉज 3 ऐसे जोड़े गए, और सेक्शन 3 क्लॉज 3 में ये कहा गया कि कुछ भी होते हुए भी आज और आज से पहले के कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सब पर बेनामी लागू होगा, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लागू होगा। 3(2) में उसने ये कह दिया कि भाई सजा होगी। तो अब प्रॉपर्टी तो पहले ही कॉन्फिस्केट कर ली थी, सीज कर ली थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और ऊपर से इनके खिलाफ मुकदमा भी कर दिया और कह दिया कि भाई तुमने ये जो 9.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी 9.5 करोड़ की कंपनी है, प्रॉपर्टी खरीदी, ये 19 लाख रुपए में बेच दी, क्यों ना माना जाए कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है, किसी और के नाम तुमने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस समय, और अब कंपनी उसको बेच कर तुमने ये कर दिया। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 के आधार पर ये कानून ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता और किसी क्रिमिनल लॉ पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट चले आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को सुना। उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, 3 जजों की बेंच, चूँकि फुल बेंच चाहिए होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्राविधान के आधार पर किसी कानून को निरस्त या अस्त करने के लिए एक फुल बेंच चाहिए। फुल बेंच का मतलब होता है 3 जजों की बेंच। उससे ऊपर जब हम जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज होता है। तो यहाँ पर 3 जजों की बेंच बैठी, ऑनरेबल जस्टिस रमना, ऑनरेबल जस्टिस कोहली, और इन्होंने ये कह दिया, और ऑनरेबल जस्टिस रवि कुमार, CT रवि कुमार, इन्होंने ये कह दिया कि नहीं भाई आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 के आधार पर ये जो क्लॉज है 2016 के कानून में, ये क्लॉज ही अवैधानिक है, इसलिए ये इन पर लागू नहीं होता, और इन लोगों को छोड़ दिया। जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो इसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने पर सत्येंद्र भी इसी कानून में फंसे हुए थे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, मतलब 2014 की सरकार से पहले बहुत सारे पॉलिटिशियंस बेनामी ट्रांजैक्शन अपने नौकरों के नाम अपने शेल कंपनियां बनाकर खेल चल रहा था। शेल कंपनियों का बंटा फोड़ अमित शाह जी ने किया कि भाई ये शेल कंपनी बनाकर, और ये भी मामला जो है वो एक शेल कंपनी का ही, कि एक शेल कंपनी बनाई, उसने प्रॉपर्टी खरीदी, सब कंपनी को दूसरी कंपनी ने उसके शेयर्स खरीद लिए, यानी कि घुमाकर पैसा लाकर ये जो है नई कंपनी का जो ओनर था उसने वो ओनर बन गया उस प्रॉपर्टी का।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में ये व्यवस्था दे रखी है कि प्रॉपर्टी की कीमत के आधार को चैलेंज नहीं किया जा सकता। भाई मेरी प्रॉपर्टी 100 रुपये की है, मैं 1 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो किसी को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता कि 1 रुपये में क्यों बेच रहे। कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए ये दोनों पर तय करता है। इसलिए भाई जो कंपनी जिसने खरीदा है उसने 19 लाख रुपए की खरीदी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई कितने में भी जो सामने वाला बेचना चाहता है, मैंने खरीद लिया। लेकिन जो सामने वाला है जिसने 9.5 करोड़ रुपए खर्च किया था और उन्होंने 19 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेची, तो उस पर यह प्रश्न जाता है कि भाई तुमने कहाँ से पैसे लाए थे और बेनामी ट्रांजैक्शन तुमने किसी और के पैसे से बेनामी ट्रांजैक्शन किया था, बेनामी प्रॉपर्टी थी और आप बाद में आपने उसको ट्रांसफ़र कर दी केवल 19 लाख रुपए में, और कंपनी के डायरेक्टर भी आप बने हुए हैं। एक शेल कंपनी थी हकीकत में, और शेल कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई। तो उस समय जो भ्रष्टाचार चरम पर था, तो भारत में बहुत सारी शेल कंपनियां, शेल फर्में ऐसे खोली गई और उनके नाम से ये संपत्तियां खरीदी गई। मोदी सरकार ने ये मर्म पकड़ लिया, तो मोदी जी ने 2016 में संशोधन करके ये कह दिया कि चाहे पहले खरीदी गई हो, चाहे आज खरीदी गई हो, चाहे 2016 से पहले का हो, चाहे 2016 के बाद का हो, अगर डिपार्टमेंट पकड़ लेगा तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। 3 से 7 साल की सजा है और संपत्ति भी सीज कर ली जाती। आपको पता है कि लाखों करोड़ों रुपए की बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी संपत्तियां केंद्र सरकार ने सीज करके रखी हैं। उसी में सत्येंद्र जैन की भी प्रॉपर्टी बहुत बड़े स्तर पर सीज हो गई थी। तो सत्येंद्र जैन इस जजमेंट को लेकर हाई कोर्ट चले गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को रिलीफ देते हुए ये कह दिया कि भाई ये तो एफआईआर ही गलत है, ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लगाया गया ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि जिस प्रावधान के तहत लगाया गया था वो प्रावधान ही नहीं है। प्रावधान तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया और ये कह दिया कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। पहले जो अपराध कर चुका है, पहले जो बेनामी ट्रांजैक्शन कर चुका है, पहले जो भ्रष्टाचार कर चुका है, वो भ्रष्टाचार अभी यहाँ कवर नहीं होता, क्योंकि उस समय की परिभाषा में वो भ्रष्टाचार नहीं था। लेकिन आज की परिभाषा में भ्रष्टाचार है, तो 2016 के बाद जो कोई भी ऐसा खरीदेगा वही फंसेगा। 2016 से पहले जो कर चुका है वो नहीं फंसेगा, उस पर ना सजा होगी ना उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पूरा काम करती है। हम इनकम टैक्स एक्ट में भी जानते हैं कि 8 साल तक कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, जो भी हमने टैक्स रिटर्न भरा है। तो 2017 में चूंकि इनकम टैक्स ऑफिसर ने इनकी प्रॉपर्टी पर गड़बचा किया था, यानी कि उस पर एक्शन लेना शुरू किया था, जबकि ट्रांजैक्शन 2012 का था, 2011-12 का। तो अभी तो 8 साल हुए नहीं थे। इनकम टैक्स ऑफिसर को पूरे अधिकार थे, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरे अधिकार थे कि वो आपकी फाइलों को दोबारा पुनर्खगाले और खगाल कर आपसे प्रश्न करे। अब उस पर किस कानून के तहत करोगे? तो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट सरकार ने पास करके रखा था, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी ट्रांजैक्शन में इनके खिलाफ मुकदमा कर दिया था। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे, मैं कहता हूं कि आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 के आधार पर जजमेंट ठीक है, लेकिन बहुत सारे अपवाद भी होते हैं। क्या भ्रष्टाचार इसका अपवाद नहीं हो सकता? क्योंकि हम भ्रष्टाचार की मुहिम लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमे लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार में लड़ाई चल रही है भारत में। भ्रष्टाचार भारत में 2 अभिशाप हैं, बहुत बड़े 2 अभिशाप। एक तो जातिवाद और दूसरा भ्रष्टाचार। इनसे बड़े ये अंदर के हैं, इनसे बड़े हैं कम्युनिस्ट, वो समस्या है, चाइना वो समस्या है, पाकिस्तान वो समस्या है, गैर संप्रदाय वो समस्या है। ये समस्या है आउटसाइड की। अंदर की जो समस्याएं हैं वो जिनको हम सब सुधार लेंगे, मतलब पाकिस्तान को हम डिफीट कर देंगे, जो भारत में गैर तंत्रीय आक्रांताओं के वंशज अपने आप को समझते हैं उनको सुधार लेंगे। तो भी जातिवाद हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है और दूसरा भ्रष्टाचार हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है। तो भ्रष्टाचार के प्रति सरकार लड़ने की कोशिश कर रही है, तो क्या भ्रष्टाचार आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 का अपवाद नहीं हो सकता क्या? क्योंकि भ्रष्टाचारी किसी भी युग में हुआ हो, आपने बेनामी ट्रांजैक्शन किसी भी युग में किया हो, वो तो पकड़ा जाएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अनुमति नहीं थी। भले ही आज घोषित किया गया हो, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 का सीधा इंटरप्रिटेशन करते हुए ये कह दिया कि नहीं, ये कानून 2016 में चूंकि बना है और ट्रांजैक्शन 2011-12 में हुआ है, इसलिए इस बेनामी को बेनामी कानून के तहत मुकदमा नहीं हो सकता और आपको सजा भी नहीं हो सकती। है बेनामी, इस पर डिस्प्यूट नहीं कि ये बेनामी है कि नहीं है, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि बेनामी है। ये भी क्लियर हो गया कि भाई 9.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने अगर 19 लाख रुपए में बेची खरीदी है, तो
शक तो बनता है सीधा सा कि भाई 9.5 करोड़ की प्रॉपर्टी सस्ती बेचेगा तो 7 करोड़ की बेचेगा, 8 करोड़ की बेचेगा, 8.5 करोड़ की, 9 करोड़ की, 5 करोड़ की, 6 करोड़ की, लेकिन 19 लाख रुपए में तो नहीं बेचेगा। 19 लाख रुपए में बेची है तो सवाल तो खड़ा होगा। इसलिए भ्रष्टाचार तो है, लेकिन भ्रष्टाचार को कानून के शिकंजे में दाब कर ये जजमेंट आया। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कल एक पिटीशन डाली है और उस पिटीशन में ये कहा है, रिव्यू पिटीशन डाली है, रिव्यू पिटीशन में ये कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ये 2022 का जो जजमेंट है, जिसको यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स गणपति प्राइवेट लिमिटेड के नाम से साइट किया गया है और जिसमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 के अमेंडमेंट में जो आया उसको अवैधानिक घोषित कर दिया गया है। उसको अवैधानिक घोषित न करें, उस पर एक बार रिव्यू करें, उसको अपवाद में रखें। क्योंकि भ्रष्टाचार पर ये हमारी लड़ाई है। भ्रष्टाचार की लड़ाई में अगर ये आर्टिकल को इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उस पर कंसीडर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को दोबारा उस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार की लड़ाई में हम कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।